हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि आपको सीटेट की प्रिपरेशन कैसी करनी है। मैंने आपको एक सीटेट की रणनीति वाला और इंग्लिश स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए सीटेट के लिए, उसके लिए बुक भी सजेस्ट की थी और आप लोगों को वो रणनीति भी बताई कि आपको कैसे सीटेट क्वालिफाई करना है इंग्लिश ऑप्शन लेके। और अब मैंने कहा था आपको आपका एक सब्जेक्ट मैथ्स रहेगा, जो मोस्टली बच्चों की रिक्वायर रहती है कि मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसमें वीक कुछ नहीं होना है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको सब कुछ सही रहेगा। ये भी बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एनसीईआरटी बेस्ड है, 1 to 5 है। ये 1 to 5 है, लेकिन अगर आप इसको करते हो तो वो 6 to 8 के लिए भी ठीक है। और यहाँ पर 1 to 5 के लिए आपको ये गणित और शिक्षण शास्त्र, इसमें पेडागॉजी भी इंक्लूड रहेगी और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इसको आपको पढ़ना कैसे, इसमें पूरा आपको कंटेंट दिया हुआ है। तो इसमें भी कम से कम 15 नंबर का आपका शिक्षण शास्त्र आता है। शिक्षण शास्त्र में आपको पेडागॉजी मतलब बच्चों के बारे में आपको सीखना है कि कैसे आपको पढ़ाना है। तो इस शिक्षण शास्त्र में आपको कुल मिला के 5 टॉपिक दिए। ये आपको बुक परचेज कर लेनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपको परचेज करनी है आप परचेज कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ, उद्देश्य और पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, पाठ योजना, जो आप लेसन प्लान बनाते थे उसको अभी तक आपने बनाया था लेकिन आपको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, यहाँ पर आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। शिक्षण सामग्री, क्या क्या टूल्स आपको ज़रूरत होती है और क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, गतिविधियाँ भी इसमें दी हैं। शिक्षण में सूचना एवं संचार तकनीकी, यही शिक्षण शास्त्र सेम टू सेम आपने इंग्लिश में भी पढ़ा था, बस फिर यहाँ पर जैसे मूल्यांकन, जैसे एवोल्यूशन बोलेंगे, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक, जब कोई आपसे पूछेगा, फिर आप कोई बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप उसको क्वेश्चन का आंसर दोगे तो वो उपचारात्मक होगा शिक्षण। तो यहाँ पर ये जितने भी आप 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 5 सब्जेक्ट में यही शिक्षण शास्त्र आएगा, लेकिन कुछ इनके नियम से एप्लीकेशंस बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप सबसे पहले जब आप खोलेंगे इसको, पहले मैं ये भी बता देती हूँ कि इसमें विषयगत में क्या क्या आएगा। जैसे आपका तर्क शक्ति परीक्षण आता है जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, संख्या पद्धति जिसको हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं, महत्तम, समावर्त, लघुत्तम, एलसीएम, एचसीएफ पूछा जाएगा, भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शन, दशमलव, डेसिमल्स नंबर, इकाई परिवर्तन, इकाई दहाई जिसको वंस, टेंस, हंड्रेड्स बोलते हैं, सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन, जब आपको बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे फिर उसको आप सिंप्लीफाई करते हो, ये सारे। लेकिन ये सभी आपने पढ़ तो रखा है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये थ्योरी बेस्ड आते हैं। इनमें क्या है कि एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, एलसीएम एचसीएफ कौन नहीं कर लेगा, सब लोग कर लेंगे, लेकिन जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो उनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी होती है। जब आप ये बुक लेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत ही 5-5, 6-6 लाइंस की होती है, तो उसको पढ़ना होता है। एलसीएम एचसीएफ तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो उसकी लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। फिर इसमें जैसे आप ये जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ जैसे परिभाषा है, तो कुछ लॉक के अनुसार क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या है, ये सारी परिभाषाएं आती हैं। गणित का मतलब क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके प्राप्त उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इसमें ये पूछा जाता है, देखिए एक मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एनसीएफ की बात करूंगी, वो बात अलग रहेगी, लेकिन हर सब्जेक्ट, एनसीएफ क्या होता है, जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो आपका राष्ट्रीय पाठचर्या बनाई जाती है कि किस क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाया जाए। एक साल के अंदर जब वो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, तो किस क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, ये जो निर्धारण होता है ये हमारी एनसीएफ करती है। तो ये एनसीएफ एक है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, लेकिन ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग निकालती है। तो इस बुक में एक अच्छाई ये चीज़ है कि जैसे आपने एनसीएफ पढ़ लिया, जब आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे वहाँ एनसीएफ पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ईवीएस का एनसीएफ क्या है, मैथ्स का क्या है, साइंस का क्या है। तो ये जो अलग अलग बुक्स दी हैं इनमें पर्याप्त रूप से दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर पाठ्यक्रम में एनसीएफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसके एनसीएफ पढ़ लेंगे। कुछ विकृतियाँ होती हैं, विकृतियाँ मतलब कुछ जैसे शाह में अंतर नहीं कर पाते। इसी तरह यहाँ पे जैसे डिसकैलकुलिया है। डिसकैलकुलिया क्या है, जब आप संख्या और गणित में कुछ संबंधी आ जाती है, जब आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते, जैसे आपको 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, तो आपने तुरंत कैलकुलेट कर लिया। कुछ बच्चे कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं,
तो उसको हम लोग डिसकैलकुलिया बोलते हैं। डिसग्राफिया, जब आप लेखन संबंधी, जब आप लिख नहीं पाते हैं, लिखने में क्या है कि आपको ए बोला जाएगा तो आप वी बना दे रहे हो, अभी आपको ऐसे करके तो आप ऐसे करके वी बना रहे हो। डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी, आप पठन वैफल्य भी इसको बोलते हैं। डिस्प्रैक्सिया, भाषा बोलने वाली, तो ये वाली जो विकृतियाँ आती हैं, तो ऐसी कुछ बीमारी बहुत सारी होती हैं विकृतियाँ, लेकिन यहाँ पर जो दी गई हैं तो वो वही पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको एनसीएफ पढ़ना है, गणित क्या है उसके बारे में पढ़ना है, गणित के क्या प्राप्त उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या एम्स हैं, कुछ विकृतियाँ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर एनसीएफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर यहाँ पर आप लेसन प्लान और टीचिंग मेथड पढ़ेंगे कि जब आप पढ़ाने जाते हैं तो पहले से आप प्लानिंग करके आते हैं कि बच्चों को, जैसे आपको एलसीएम पढ़ाना है तो एलसीएम की आप प्लानिंग करके आएंगे कि आपको जो 30 मिनट्स का एक पीरियड मिला है, उस पीरियड में हमें एलसीएम कैसे ख़त्म करना है और बच्चों को समझ में भी आना है। और ये नहीं कि उनको ज़बरदस्ती रटवा दिया, हमने एक क्वेश्चन लगा दिया और आप नोट डाउन कर लो, कल अगर नहीं आ रहा तो बच्चों को आप दंडित कर लो, ये सब नहीं करना। तो वो आपको लेसन प्लान बनाना है। और टीचिंग मेथड, आप एप्लीकेशन क्या करोगे, आप एप्लीकेशन टूल्स कौन कौन से आप टूल्स, चॉक, बोर्ड, डस्टर, आप क्या क्या चीज़ें बच्चों को प्रस्तुतिकरण में, क्या आप चार्ट दिखा रहे हो या फिर बच्चों को आप काउंटिंग करके सिखा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको, जिसको माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप लोगों ने वहाँ पर, जैसे आप कुछ नियम पढ़ेंगे, जैसे जीन पियाजे हो गए, हाइजेनबर्ग हो गए, इस तरह के जब आप वहाँ नियम पढ़ेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, वैन हीले छोड़ देते हैं। जबकि जो आपके 5 सब्जेक्ट है उसमें एक मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें वैन हीले तो आना ही आना है। बच्चा जीन पियाजे खूब पढ़ के जा रहा है, हाँ, और फिर जैसे हमारे हाइजेनबर्ग हैं और भी कई सारे कोहल वर्ग हैं, उनको आप पढ़ के जा रहे हो, लेकिन मैथ्स में वैन हीले से तो 2 या 3 क्वेश्चन आपके आने ही आने और आप उनको नहीं पढ़ के आ रहे। तो आपको सबसे पहले, अगर आप मैथ्स पढ़ने जा रहे हो तो पहले आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स है क्या, गणित की उपयोगिता क्या है, क्या उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें। फिर आपको वैन हीले पढ़ना है। तो वैन हीले का नियम इसमें बहुत अच्छी तरह दिया है, इसकी एक एक लाइन आपको पूरी पढ़नी है, इसी से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि 35 सेट बनने हैं। तो 35 सेट में ये तो है नहीं कि सब में वही क्वेश्चन पूछ लेगा, सबकी प्रकृति अलग अलग होगी और इसमें जितना दिया है आपको पूरा रट के जाना है, समझ के जाना है। पहले आपको समझना है फिर रटना है, क्योंकि कुछ चीज़ें रटनी भी जरूरी हो जाती हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। और मैं कुछ क्लासेस ऐसे लेती रहूँगी जहाँ पर मैं नियम को डिफाइन कर दूँगी, लेकिन आपको अभी ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या शिक्षण सामग्री ज़रूरत है। फिर उसमें देखिए, जैसे एक वैन हीले पूछेगा और एक जीन पियाजे, जबकि आप जब मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे। बस यहाँ पर 2 चीज़ें, गणित में जीन पियाजे का एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पर आपको कोई बच्चा है फर्स्ट, आप देखोगे 6 क्लास में भी सिंप्लीफिकेशन होगा। जैसे हमने आयत ले लिया, आयत का चैप्टर 3rd क्लास में भी है, 4th क्लास में भी है, 5th क्लास में भी है, लेकिन आप देखेंगे कि चैप्टर्स सारे सेम है, बस उनका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई होता जा रहा है। इसका मतलब है कि जो 3rd क्लास का बच्चा है वो उतनी चीज़ें नहीं समझ पा रहा है, उसको आप ऐसे समझा रहे हो कि अच्छा ये क्या है, बेलन है, तो इस तरह आप समझा रहे हो। गोल क्या है, तो गोल आपका कैप है, पहिया कैसा है, गोल है। तो ये सारी चीज़ें जो आप सिखा रहे हो, तो वो बच्चा पहले आकृतियाँ देखेगा। तो वही जो हमारे जीन पियाजे हैं, तो जीन पियाजे ने कुछ अपनी स्टेजेस बताई हैं कि जब वो बच्चा जन्म से 2 साल तक का बच्चा किस स्टेज पे आता है, 2 से 7 वर्ष की उसमें क्या आता है, 7 से 11, 11 से 15। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझना है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। फिर आप यहाँ पर टीचिंग एड्स एंड एक्टिविटीज़ देखेंगे कि आपको क्या क्या, जैसे आप नक्शा ले सकते हैं, मॉडल ले सकते हैं, श्याम पट, चित्र, दृश्य सामग्री जो आप बच्चा देख के कर सकता है। कुछ सामग्री होती है, अब छोटा बच्चा है तो उसको आप कह दो कि कुछ ऐसे आप बताओ तो वो नहीं समझ पाएगा, हाँ, तो उसको आपको जो वहाँ की चीज़ें हैं वहाँ से लोकेट करके आपको बताना है कि ये चीज़ ऐसी होती है। और फिर एनसीईआरटी ने कुछ चीज़ें बताई हैं। हाँ, यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, जियो बोर्ड, टैनग्राम, अबेकस, गणित क्लब, ये क्या होता है, ये इसमें एक पेज में दिया हुआ है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये बुक इतनी अच्छी है तो यहाँ पर ये मिलता है, आप इनको जरूर पढ़िएगा। अगर इसमें 5 दिए हुए हैं तो 5 में से एक आपसे जरूर पूछा जाएगा। 35 सेट है, उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ जरूर पूछ जाएगी, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
जैसे यहाँ पर नेपियर रॉड्स दिया है, क्यूंजियन रॉड्स दिया है, डायनिक्स ब्लॉक स्पेस दिया है, स्थानीय मान ब्लॉक्स दिए हैं। तो अब आप कहोगे कि स्थानीय मान से क्वेश्चन आ रहा है, डेसिमल से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन हमारा पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमारा छूट गया। तो आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ये जो स्थानीय मान ब्लॉक्स दिए हैं, क्यूंजियन रॉड दिए, नेपियर रॉड दिए, ये यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। और आपको ये जियोबोर्ड टैनग्राम ये जरूर पढ़ के जाना है। फिर जैसे अब आजकल आप देख रहे हो कि डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो उसके लिए आपको प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो कुछ इसमें कंप्यूटर के टर्म्स हैं। देखिए, आप लोग कोई भी बोलेंगे कि कोई चीज़ अलग नहीं है, लेकिन हर एग्जाम की प्रकृति अलग अलग होती है। तो कंप्यूटर पूछा जाता है, लेकिन अब कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से आपसे लैंग्वेजेस इतनी हाई हाई पूछने लगेगा। तो यहाँ पर जो ज़रूरत है बस उतना पूछेगा। तो इस बुक में वही चीज़ दी है, एग्जाम की प्रकृति के अकॉर्डिंग ही इसमें सारा कंटेंट है। फिर है यहाँ पर जैसे आपका एवोल्यूशन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है एंड रेमेडियल टीचिंग है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताई गई। यही सारे टॉपिक आप अदर 4 सब्जेक्ट्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन हर सब्जेक्ट की रिक्वायर अलग अलग होती है, उसमें यही चीज़ दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, लेकिन इसमें तो ये ज़रूर आपको बताऊंगी कि जब आप यहाँ पर आकलन और मूल्यांकन पढ़ेंगे, तो यहाँ से आप पढ़ेंगे आकलन, अधिगम, जो लर्निंग होती है, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। तो ये जो आपका आकलन होता है ये 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर जो ये वर्डिंग आएगी, का मतलब होता है ऑफ। यहाँ पर आप अभी जब आकलन का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मैं पूरा डिफाइन कर दूंगी कि यहाँ पर एक होता है सब्जेक्टिव असेसमेंट और एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो वो सारी यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप कोई भी प्रीवियस ईयर भी देख लेंगे या 35 सेट में आप, अगर मैं कहती हूँ 5 सेट भी देख लेंगे, वहाँ से ये क्वेश्चन है, बच्चे छोड़ के आए क्योंकि उनको लगता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन यहीं से क्वेश्चन बन रहा है। तो ये आपको शब्दावली मैं आगे कुछ वीडियोस बनाऊंगी जहाँ पे मैं उसको डिफाइन कर दूंगी, क्योंकि एक वीडियो में इतना नहीं कर सकती। और ये जो बुक है इसका आप जितने भी पहले आप पढ़िए, फिर उनकी आप जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप सॉल्व करिए। आपका मेरे 30 में 28 थे, और जब मैं पेपर दे के आई थी तो मैं बाहर बोल रही थी अपने फ्रेंड सर्कल पे कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे 30 में 30 सही है। लेकिन बात ये थी कि सब लोग सीटेट में कहते थे कि वहाँ पे तो आंसर सबको सही ही लगते हैं, लेकिन जो मान्य होगा आयोग के द्वारा तो बाद में वो सही भी निकले। तो आपके सही हो सकते हैं अगर आप इसको सही से ही पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।